Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 8 geography NCERT book 3rd chapter, and that is mineral and power resources. This chapter is about minerals, types of minerals and how can we use the minerals, ferrous and non-ferrous, and the traditional and conventional of minerals and also the power of minerals. So let's start this chapter. Kiri was visiting Sukant in his native place near Danbert. Kiri was amazed to see that large areas were black. Sukant, why is this place so black and dusty? She asked. This is because of the coal mines nearby. Do you see the trucks? They are carrying the mineral coal, replied Sukant. तो इसमें क्या है, एक लड़की है किरी और एक लड़का है शुकांत. तो जो किरी होती है वो शुकांत के साथ अपने नेटिव प्लेस में जाते हैं जो कि नियर था डैनवर्ट के, और वहाँ पर जाके किरी जो होती है बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसको वहाँ पर क्या दिखता है, एरिया ब्लैक दिखता है. तो वो सुकांत से पूछती है कि ये एरिया इतना काला और गंदा क्यों है. तो जो सुकांत होता है उसे बताता है कि ये एरिया कौन सा है, कोल माइंस है, यानी कि कोल माइंस एरिया है. और क्या तुम्हें वो ट्रक दिख रहा है जो कि मिनरल कोल को क्या कर रहा है, कैरिड कर रहा है. What are minerals? asked Kiri. Shukant replied, Have you ever seen a baker baking biscuits? The flour, milk, sugar and sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately? Just as in the biscuit, there are a number of things that you can't see. Rock on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust. तो जो शुकांत होता है और जो किरी होती है, किरी शुकांत से पूछती है कि मिनरल्स क्या होते हैं. मिनरल को हम बोलते हैं खनिज, यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल. तो जो किरी होती है वो बोलती है कि मिनरल क्या होता है. तो जो शुकांत होता है वो बदले में उसका आंसर देता है कि क्या तुमने कभी बिस्किट को बेकिंग करते हुए देखा है, बिस्किट बनते हुए देखा है. तो जब बिस्किट बनता है तो उसमें क्या चाहिए होता है, फ्लोर, आटा चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, शुगर चाहिए होता है, और कभी कभी तो उसमें एग्स की भी ज़रूरत पड़ती है. लेकिन जब हम बिस्किट को बेक किया हुआ बिस्किट को खाते हैं तो हम उसके ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर जो एग होता है, फ्लोर होता है, शुगर होता है, मिल्क होता है, उसको हम सेपरेटली नहीं देख पाते. तो उसी तरह से जिस तरह से बिस्किट के इंग्रेडिएंट्स हम सेपरेटली नहीं देख सकते, उसी तरह से जो रॉक है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं. और उसमें क्या होता है, जो रॉक में क्या होते हैं, जो अर्थ में जो रॉक्स होती है उसमें बहुत सारे के मटेरियल्स होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, मिनरल मिक्स्ड कहते हैं. तो जो ये मिनरल्स हैं ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं अर्थ रॉकी क्रस्ट में. अ नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल. तो कहता है कि जो नेचुरल अकरिंग सबस्टेंस होता है जिसमें कि केमिकल कंपोजिशन की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं. मिनरल्स आर नॉट even distributed over space. They are concentrated in a particular areas of rock formation. Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as Arctic Ocean bed in Antarctica. तो वो बोलता है कि जो मिनरल्स है हर जगह पे नहीं पाए जाते हैं, ये मिनरल्स सिर्फ वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होते हैं, रॉक का फॉर्मेशन होता है. और कुछ मिनरल्स तो ऐसे भी हैं, वो ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर कि हमें ईजिली ढंग से नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि कौन है, आर्कटिक ओशन बेड और अंटार्कटिका. Minerals are found in different types of geological environment under varying conditions. They are created by natural process without any human interference. They can identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ का जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जिसके अंडर में बहुत सारी कंडीशंस आती हैं और ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्रिएटेड किए जाते हैं जिसमें कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है. तो इनमें क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि इनका कलर हो गया, इनकी जो डेंसिटी है, इनकी हार्डनेस कितनी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी कितनी है, कितना ये सॉल्युबल है, कितना ये नॉन सॉल्युबल है, इन सब को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है. यहाँ पर डू यू नो में है, द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स. तो जो हमारा सॉल्ट होता है वो भी क्या एक मिनरल है, और जो हमारी पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं, तो जो पेंसिल में जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है जो क्या जिससे हम लिखने का काम करते हैं वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, वो भी क्या एक मिनरल्स है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स के टाइप्स, दे आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो जो मिनरल्स होते हैं
उसकी तो बहुत सारी 3000 डिफरेंट मिनरल्स है, लेकिन एक कंपोजिशंस के बेस पे जो मिनरल्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज मेटेलिक, सेकंड वन इज नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक धातु होता है, नॉन मेटेलिक क्या होता है, अधातु होता है। तो जो मेटेलिक है, मेटेलिक को भी यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया, फेरस एंड नॉन फेरस। तो जो फेरस होता है उसको हम लोहा कहते हैं, यानी कि आयरन और सबस्टांसेस, और नॉन फेरस वो होता है जिनमें आयरन और सबस्टांस जो क्या करता है, कंटेन नहीं करता है। मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मैटर इन रॉ। Metals are hard substances that conduct heat and electricity and have a characteristic luster or shine. Iron ore, bauxite, manganese are ore. Some examples: metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous minerals like iron ore, manganese, and chromatids contains iron. A non-ferrous mineral does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. तो जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो मेटेलिक मिनरल्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें कि रॉ मेटल क्या होता है, कंटेन होता है। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। जो मेटल्स होते हैं इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ये इनकी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है मेटल के थ्रू। और ये कैसे होते हैं, लस्टर भी होते हैं और शाइनिंग भी होते हैं। जैसे कि आयरन और बक्साइट, मैग्नीज, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं, इनके कुछ मेटेलिक एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा होगा जो आयरन है वो क्या होता है, लस्टर भी होता है, लेकिन आयरन से क्या होता है, आयरन को क्या करता है, हीट कंडक्ट करने का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का काम करता है। तो उसी टाइप से इसमें दे रखा है जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इसमें फेरोज होता है, एक इसमें नॉन फेरस होता है, दूसरा इसमें कौन सा होता है, फेरस होता है। तो जो फेरस मिनरल्स होता है जैसे कि आयरन हो गया, ओर हो गया, मैग्नीज हो गया और क्रोमेटाइट्स हो गया, जिसमें क्या होता है, आयरन कंटेन होता है। आयरन में क्या होता है, मैग्नीज हो गया, आयरन हो गया, ओर हो गया, इनमें क्या कंटेन होता है, जो क्या होता है कि आयरन और सबस्टांस होता है उनको हम फेरस कहते हैं, जिनमें आयरन और सबस्टांस नहीं होता उनको हम नॉन फेरस कहते हैं। तो जिसमें आयरन की जो मात्रा होगी वो प्रेजेंट होगी, आयरन मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फेरस कहेंगे। और नॉन फेरस मिनरल्स हम उन्हें कहते हैं जो कि आयरन को कंटेन नहीं करता है, लेकिन वो कुछ अदर मेटल्स हैं उनको कंटेन करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। तो आपने देखोगे जो गोल्ड होता है वो शाइनिंग करता है, सिल्वर शाइन करता है, कॉपर और लेड, लेकिन इनमें आयरन की मात्रा नहीं होती है। आपने कभी देखा है कि सिल्वर या गोल्ड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? नहीं होती, क्योंकि इनमें आयरन नहीं है। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि जो आयरन होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी पे करंट लगता है तो हम क्या कहते हैं कि हमेशा वुड यानी कि लकड़ी से उसको क्या करो कि उसको आप बचा सकते हो, लकड़ी। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि उस पर आयरन लगा दो तो आप उसको बचा सकते हो? नहीं, आपको आयरन यूज़ नहीं करना है जब भी किसी पे करंट फ्लो हो, क्योंकि जो आयरन है वो क्या है, एक फेरस सबस्टांस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आयरन को अवॉइड करते हैं और वुड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। लाइमस्टोन्स, mica and gypsum are example of such minerals. The minerals fused like coal and petroleum are also non-metallic minerals. तो यहाँ पर क्या है कि नॉन मेटेलिक्स में आपके ऐसे मिनरल्स आते हैं जिनमें कि मेटल्स यानी कि आयनिक मेटल्स कंटेन नहीं होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मिका हो गया एंड जिप्सम हो गया। जो जिप्सम्स है ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स है मिनरल्स के। और जो मिनरल फ्यूल है जैसे कि आपका कोल और पेट्रोलियम है, ये क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो जो मिनरल्स है ये किसके थ्रू हमें मिल सकते हैं, माइनिंग मीन्स खुदान होता है, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स होता है उत्खनन। नेक्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स के कितने, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स में कितनी प्रोसेस होती है, फर्स्ट होती है माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। जो माइनिंग है ये भी दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट कास्ट माइनिंग। तो फर्स्ट वन इसमें है The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called mining. तो क्या होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, रॉक से क्या लेते हैं, रॉक में खुदान करके, रॉक्स को खोद के अंदर तक उसमें हम क्या करते हैं, मिनरल्स लेते हैं अर्थ के अंदर से, उसको हम माइनिंग की प्रोसेस बोलते हैं। माइनिंग मीन्स खुदान होता है। मिनरल्स दैट लाई शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस ऑफ लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। Deep bores called shaft have to be made to reach mineral deposits that lie
at great depth. This is called shaft, meaning petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. तो क्या होता है, जो मिनरल्स की जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, इसकी भी 3 प्रोसेस है. तो जब हम क्या करते हैं कि मिनरल्स को लेते हैं, हम किसके थ्रू लेते हैं, हम उसके अर्थ सरफेस का ऊपर को रिमूविंग करके, तो हम उसको ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं. लेकिन जब हम क्या करते हैं, अर्थ में डीप बोर्स कहते हैं, बहुत गहरी खुदान करते हैं, उसको हम शाफ्ट कहते हैं. और जब हम क्या करते हैं, डीप वेल्स हम क्या करते हैं, बोर करते हैं. डीप यानी कि जो वेल्स वगैरह होते हैं उनको डीप बोर करते हैं, उनको जो खुदान होती है बहुत गहराई तक करते हैं, बहुत नीचे तक करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं. कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, सरफेस में बहुत ऊपर तक ही लाई करते हैं, उनको हम बहुत ईजिली हटा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है, ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल. तो यहाँ से क्या निकाला जा रहा है, ऑयल का क्या जा रहा है, ड्रिलिंग किया जा रहा है. तो ये क्या डीप बोर्ड है. नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स. अब क्या मिनरल्स को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सम आर फाउंड इन igneous rocks, some are metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in the Ontario, Canada, iron, nickel, chromatites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. Sedimentary rocks are formation of the plains and young Ford mountains. Contains non-metallic minerals like limestones. Limestones deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of Algeria are some examples. Minerals fused such as coal and petroleum are also found in sedimentary strata. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स है, तो जो मिनरल्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में अकर करते हैं. कुछ ऐसे भी मिनरल्स होते हैं जो कि हमें मिलते हैं इग्नियस रॉक में, मेटाफॉर्मिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में. ये क्या है, रॉक्स के टाइप है. लेकिन जो सामान्य रूप से जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, ये इग्नियस और मेटाफॉर्मिक फॉर्मेशन से होते हैं. जैसे कि बहुत ज़्यादा लार्ज प्लेट्यूज में, प्लेट्यूज मीन्स होता है पठार, जहाँ पर लार्ज प्लेट होते हैं, तो वहाँ से हम आयरन ओर का काम करते हैं. जैसे कि नॉर्थ में स्वीडन में कॉपर एंड निकल डिपोजिट इन ओंटारियो इन कनाडा, और आयरन, निकल, क्रोमेटाइट्स एंड प्लेटिनियम्स की कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका. ये कुछ क्या एक एग्जाम्पल है जहाँ पर क्या होते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं. कौन सी रॉक्स में मिलते हैं, इग्नियस एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स में मिलते हैं. तो जो सेडिमेंट्रिक रॉक्स हैं, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लेन्स में होता है, जो कि प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स में होता है, जो कि कंटेन करता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स को, जैसे कि लाइमस्टोन. और जो लाइमस्टोन है वो डिपॉजिट होता है कहाँ पर, कैस्कस रीजन्स में होता है, जो कि आपका कहाँ पर है, फ्रांस में है. और जो मैग्नीज डिपॉजिट होता है जॉर्जिया और यूक्रेन में, और वहाँ पर फॉस्फेट होता है एलर्जिया में. और ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स है जहाँ पर क्या होता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. जो मिनरल्स फ्यूल्स होते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, ये हमको मिलते हैं सेडिमेंट्री स्टार्टर में. नेक्स्ट वन है एशिया. चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन. तो नेक्स्ट है हमारे पास एशिया. तो एशिया में जो चाइना और इंडिया है, इसमें क्या लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन और डिपॉजिट मिलता है. और ये क्या है, ये 2 ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे कि चाइना और इंडिया हो गया. तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा ये 2 ऐसी कंट्री है जो टिन को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है. चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. चाइना आल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ lead, antimony and tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. तो जो चाइना और मलेशिया और इंडोनेशिया है, ये क्या वर्ल्ड्स के कुछ ऐसी वो है कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया है, प्रोसेस किया है, लीडिंग जो प्रोड्यूसर है उनका बहुत ज़्यादा उत्पादन किया है टिन का. जो चाइना है ये किसका प्रोडक्शन करती है, एंटीमोनी और टंगस्टन का. जो टंगस्टन होता है वो आपने देखा होगा, जो बल्ब होता है उसके अंदर टंगस्टन लगा हुआ होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो बल्ब होता है वो ग्लो करता है. और जब टंगस्टन फ्यूज हो जाता है तो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो करना बंद कर देता है. तो जो एशिया है इसमें भी क्या डिपॉजिट है, मैग्नीज का और बॉक्साइट का, निकल, जिंक एंड कॉपर का. नेक्स्ट है यूरोप. द यूरोप इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. द कंट्रीज विथ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस.
Minerals deposits of the copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. तो जो यूरोप है ये भी क्या एक लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। तो जो ये कंट्री है यहाँ पर क्या होती है लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन ओर होता है जो कि यूरोप में पाया जाता है, और कुछ क्या होता है रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में भी पाए जाते हैं। जो मिनरल्स डिपॉजिट होता है जैसे कि कॉपर हो गया, लीड हो गया, जिंक, मैग्नीज एंड निकल्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं ईस्टर्न यूरोप में और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं। इसमें डू यू नो में स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट इन इट, और जो स्विट्जरलैंड है इसमें क्या है कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स, द कैनेडियन रीजन्स नॉर्थ टू द ग्रेट लेक्स, द Appalachian region and mountains range of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium and the copper are mined in the Canadian Silk region. Coal in the Appalachian region, western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc and gold and silver. तो जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है और 3 जोन्स में है। कैनेडियन रीजन्स में है जो कि नॉर्थ ग्रेट लेक्स में है, दूसरा आपका क्या है एप्लाचियन रीजन्स में है और जो कि माउंटेन रेंज वेस्ट में है, तीसरा आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर और माइन किए जाते हैं कैनेडियन सिल्क रीजन में, और जो कोल होता है वो एप्लाचियन रीजन्स में माइन किए जाते हैं जो कि वेस्टर्न कॉर्डियस में है, और जहाँ पर डिपॉजिट किए जाते हैं कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पर क्या किए जाते हैं डिपॉजिट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज साउथ अमेरिका। Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru, leading producer of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America also has a large deposit of the gold, silver, zinc, chromium, magnesium, bauxite, mica, and platinum, asbestos, and diamond. Mineral oil is found in the Venezuela and Argentina, चिली, पेरू एंड कोलंबिया। तो यहाँ पर जो ब्राज़ील है वो क्या एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में है। जो चिली एंड पेरू है ये भी क्या इसके साथ लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर के, और ब्राज़ील और बोलिविया है इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है टिन, ब्राज़ील एंड बोलिविया में क्या होता है टिन का प्रोडक्शन होता है। और जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड क्रोमिनियम, मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड माइका एंड प्लेटिनियम, डायमंड की क्या होती है माइनिंग होती है। और जो मिनरल ऑयल होता है ये वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका इज द रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनियम। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ेयर produce a large portions in the world's gold. The other minerals found in the Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. तो इसमें जो अफ्रीका है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा क्या होता है रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, और जो अफ्रीका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनियम का। जो साउथ अफ्रीका है जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और जो ज़ेयर है ये क्या करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जो अदर मिनरल्स हैं जैसे कि जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं वो हैं कॉपर, आयरन ओर, क्रोमिनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट्स। जो ऑयल है वो कहाँ पाया जाता है नाइजीरिया में पाया जाता है, लीबिया में और एंगोला में क्या हो जाता है ऑयल की क्या होती है माइनिंग हमें मिलती है, ऑयल वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। Australia is the largest producer of bauxite in the world. It is leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and the nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie areas of Western Australia have the largest deposits of gold. तो जो ऑस्ट्रेलिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका बॉक्साइट का वर्ल्ड में, और ये लीडिंग करता है, ये भी प्रोड्यूस करता है गोल्ड, डायमंड और आयरन ओर और टिन और निकल को। और यहाँ पर कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कौन सा एक कालगोरली है और दूसरा कूलगार्डी एरियाज हैं जो कि वेस्टर्न ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है गोल्ड डिपॉजिट यहाँ पर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the extent of a variety of mineral deposits. Some probably large significant size of deposits of the coal in the Transantarctic Mountains and iron near Prince Charles Mountains of the East Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in the commercial quantities. तो जो
जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका होती है, यहाँ पर क्या है कि सफिशिएंटली नोन एज, ये वेल नोन एज के लिए किस चीज़ के लिए, वैरायटी ऑफ मिनरल्स डिपॉजिट। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट मिलती है, यानी कि मिनरल्स की अलग अलग वैरायटी हमें मिलती है। सिग्निफिकेंट साइज इसमें एक सबसे ज़्यादा किसका, कोल का, जो कि ट्रांसटेरेंट माउंटेन्स में पाया जाता है, और आयरन ओर नियर किसे, चार्ल्स माउंटेन जो कि ईस्ट अंटार्कटिका में है। और जो आयरन ओर है वहाँ पर गोल्ड भी है, सिल्वर और ऑयल भी यहाँ पर क्या होता है, कमर्शियल क्वांटिटीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्री। मिनरल्स विच इज यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। दीज आर टेंस एट वेरियस style for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon is used to the computer industry, is obtained from the quartz. Aluminium obtained from its ore. Bauxite is used in the automobiles and airplanes, bottling industry, buildings and even in a kitchen cookware. नेक्स्ट है, अब हम मिनरल्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं। जो मिनरल्स का यूज़ है बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है। मिनरल्स का यूज़ हम जेम्स के लिए करते हैं। जेम्स हम किसे कहते हैं, रत्न को कहते हैं, जिसका यूज़ हम ज्वेलरी में भी करते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ ज्वेलरी भी हम बना सकते हैं, जिसका हम यूज़ अपने ऑर्नामेंट्स में हम करते हैं। जो कॉपर होता है ये क्या है, एक दूसरा मेटल है जिसमें कि क्या होते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम अ कॉइन्स टू पाइप के यूज़ आता है। सिलिकॉन यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू क्या ऑब्टेन करता है, क्वार्ट्ज ऑब्टेन करते हैं। जो एल्यूमिनियम है इससे क्या निकलता है, इसका बॉक्साइट निकलता है, जिसको हम ऑटोमोबाइल्स और एयरप्लेन्स में यूज़ करते हैं। और जो बॉटलिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर बॉटलिंग और बिल्डिंग्स और इवन इन किचन कुकवेयर में भी हम क्या करते हैं, इन सब मिनरल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब हम मिनरल्स को कैसे बचा सकते हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट और कैसे कंजर्व कर सकते हैं। Minerals are a non-renewable resource. It takes thousands of years for the formation of concentration of minerals. The rate of formation is much smaller than the rate at which humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the minerals resource can be conserved. तो जो मिनरल्स है ये क्या एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये बहुत ज़्यादा थाउजेंड ऑफ ईयर्स ले लेते हैं मिनरल्स और कॉन्सेंट्रेट मिनरल्स को फॉर्म करने के लिए। तो जो रेट होता है मिनरल्स का वो बहुत ज़्यादा छोटा होता जा रहा है कंपैरिजन जब ह्यूमन ने मिनरल्स को क्या करा था, कंज्यूम करना स्टार्ट किया था। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें जो माइनिंग में जो वेस्टेज होता है उस प्रोसेस को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, और हमें क्या करना है, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल करना है, जिसके क्या हो सके कि हम क्या कर सके, मिनरल्स को एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक उसको रीयूज कर सके और उसको कंजर्व कर सके। नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज। सनी's mother begins her day by switching on the geysers. She irons Sunny's school uniforms before walking him. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. तो जो पावर ऑफ रिसोर्सेज है इसमें बताया जाएगा कि रिसोर्स की क्या पावर होती है। तो इसमें एक बॉय है सनी, जिसकी मम्मी अपना दिन तब स्टार्ट करती है, पहले वो किसका स्विच ऑन कर लेती है, गीज़र का स्विच ऑन कर लेती है। आपको पता है गीज़र में क्या होता है, गर्म पानी उसमें स्टोर्ड होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और गर्म पानी आपको टैप के थ्रू मिलता है। तो वो क्या करती है, सनी की जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसको प्रेस करती है सनी के उठने से बिफोर हिज वेकिंग अप, और उसके बाद वो क्या करती है, जाती है किचन में जल्दी से ऑरेंज जूस होता है उसको ब्लेंडर करती है। ब्लेंडर क्या होता है, जूसर मशीन होता है जिसमें कि ऑरेंज डालते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलता है, ऑरेंज जूस मिलता है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव यू योर ब्रेकफास्ट, कॉल्स आउट मदर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। While going to the school, Sunny forgets to switch off the lights and fans. When mother switches them off, she thinks that the life in the cities may be more comfortable, but is depending on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of the science and the technology of the lifestyles are changing very fast. तो जो सनी होता है वो उसकी मम्मी उसे कहती है कि फटाफट तुम अपनी क्या करो, बात को ख़त्म कर लो, तुम नहाना बंद कर लो और जल्दी से आओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। उसकी मदर उसे खाने के लिए बुलाती है, जो कि ब्रेकफास्ट उसकी माम ने उसको गैस और स्टोव में उसकी मम्मी ने बनाया था। तो जब सनी स्कूल जाता है तो स्कूल जाने से पहले वो फ़ैन और लाइट का बटन ऑफ करना भूल जाता है, और जो उसकी मदर होती है जब वो सब देखती है तो वो क्या करती है, लाइट को ऑफ कर लेती है। और वो सोचती है कि शहर में लाइफ कितनी कंफर्टेबल होती है, कितनी इजी होती है, लेकिन ये डिपेंड्स करता है हमारे गैजेट्स में कि हम उसका कैसे यूज़ कर रहे हैं और हम किस तरह से उसको
वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो हमारी डिमांड्स अगर बढ़ती जाएगी तो जो हमारी सप्लीकेशन है, सप्लाई है, वो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी। तो कहती हैं, वो सोचती हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफस्टाइल को कितना ज़्यादा और बहुत जल्दी कितना ज़्यादा उसको चेंज कर दिया है। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. तो यहाँ पर दूसरा क्या है कि जो पावर एनर्जी होती है, पावर एनर्जी ये क्या होता है, हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल मीन्स होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जरूरी है जो हमारी लाइफ स्टाइल के लिए, और हमें ज़रूरत भी होती है पावर ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, एग्रीकल्चर की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और डिफेंस की। जो पावर रिसोर्सेज होता है ये ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है आपका कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स में। तो कन्वेंशनल रिसोर्स हम उसे कहते हैं जिसमें कि क्या होती है, एनर्जी होती है जो कि हमारे कॉमन यूज़ के लिए होती है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज which have been in a common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy sources. तो नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये क्या है, एक कॉमन यूज है जिसका हम क्या कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक करते आए हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो फायरवुड होता है जब यानी कि हम क्या करते हैं, लकड़ियों से आग जलाते हैं। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, पेट्रोल, इनसे हम क्या करते हैं, आग वगैरह जलाते हैं। ये क्या है, एक हमारे दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। तो ये क्या है, बहुत लंबे समय तक हम इनका यूज़ करते आए हैं और अभी भी हम इनका यूज़ करते रह रहे हैं। नेक्स्ट वन है फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय द विलेजर कम from the firewood. Remains of the plants and animals which were buried under the earth for the million years got converted by the heat and pressure into the fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of. तो next है firewood। तो जो फायरवुड होता है इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं और हीटिंग का काम करते हैं, यानी कि आग सेकने का काम करते हैं। तो जो हमारी कंट्री है इसमें 50% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहाँ पर क्या करते हैं, एनर्जी यूज होती है किसके थ्रू, जो कि कहाँ से आती है, फायर के थ्रू आती है, फायरवुड के थ्रू आती है। और जो बच जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जिनको बरीड किया जाता है अर्थ के अंदर बहुत सारे मिलियंस एगो में, जो कि कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट और प्रेशर को, जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। जब क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं या उनको बरीड किया जाता है अर्थ के अंदर, बहुत मिलियन सालों तक उनको वहीं रखा जाता है। उसके बाद जब हम डिगिंग करने का काम करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं आपके, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है और नेचुरल गैस होता है। ये क्या मेन सोर्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑयल, नेचुरल गैस। तो जो ऑयल है इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और नेचुरल गैस का सिर्फ हमें क्या मिला है, एडवांटेज ही मिला है। तो ऑयल का एडवांटेज क्या है, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्या करता है, जब ऑयल होता है तो हम जल्दी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत ईजी कर लेता है। टैंकर्स को बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इसके थ्रू क्या होता है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी चलती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू द ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीक्स, पॉल्यूटेंट्स रिलीज कॉज एसिड रेन्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन को होता है उसको ये कम करने का काम करता है। जो पॉल्यूशन होता है ये बढ़ जाता है, जिसके थ्रू क्या होती है, एसिड रेन्स होती है। और ये क्या करता है, हमारा न्यू फ्यूल है वो बहुत हमें ईजिली नहीं मिल पाता है। अब नेचुरल गैस का एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है, ईजियर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि पाइपलाइन के थ्रू। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल, ये क्या करता है, ऑयल और कोल को क्या करता है, क्लीन करता है। चीपर देन ऑयल, और ये क्या होता है, ऑयल से सस्ता होता है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हुआ है। फर्स्ट है फायरवुड, सेकंड है कोल। तो फायरवुड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज में आपका इजी एक्सेस होता है, प्रोवाइड्स एनर्जी करता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल में क्या करता है, जो फायरवुड होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत से लोगों को एनर्जी देने का काम करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि कलेक्शन इज द टाइम कंज्यूमिंग, पॉल्यूटिंग, प्रोमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन। तो आप अच्छे तरीके से जानते हो बेटा कि फायरवुड का डिसएडवांटेज भी क्या है। अगर हमें फायरवुड चाहिए तो ऑब्वियस है कि हम जंगल में जाके लकड़ियाँ काटेंगे। जब हम लकड़ियाँ काटेंगे तो हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा भी लगेगा, प्लस अगर हम लकड़ियों को काटेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, वो पॉल्यूशन का काम करेगा। और जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जो हमारा ग्रीन हाउस है वो भी इफेक्ट होगा,
नेक्स्ट क्या, ये डिफॉरेस्टेशन का काम करेगा, और जब डिफॉरेस्टेशन होता है, जो फ्लड होती है, ये क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। सॉइल इरोजन भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को कंज्यूम करने का काम करते हैं। और जब हम प्लांट्स को काटते रहेंगे, ट्रीज को काटते रहेंगे, तो जो सॉइल होगी वो क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रीज की जो रूट होती है वो सॉइल को टाइटनिंग करने का काम करती है, होल्ड करने का काम करती है। और ऊपर से हम पेड़ काट देंगे तो जो उसकी रूट होगी वो कमजोर पड़ जाएगी, और जो सॉइल है वो वहाँ से इरोज हो जाएगी, और वो क्या कॉज करेगी, लैंडस्लाइड्स को क्रॉस करेगी। नेक्स्ट है इसमें कोल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसका, एक्सटेंसली अवेलेबल, कोल क्या होता है, अवेलेबल होता है सारी जगह। एफिशिएंट कन्वर्सेशन टू इलेक्ट्रिसिटी, और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो एफिशिएंट है उसको कम कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है, पॉल्यूटिंग सोर्स, क्या होता है कि जब हम कोल को जलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल्कि होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हाइडल पावर, एडवांटेज नॉन पॉल्यूटिंग होता है, प्रमोट इरिगेशन, फिशिंग को क्या करता है, इरिगेशन को क्या करता है, पॉल्यूटेट करता है, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीप होता है। डिसएडवांटेज है डिस्प्लेसमेंट करता है लोकल कम्युनिटी को, इन्यूटेट्स करता है लो लाइंग रीजन्स, और एक्सपेंसिव टू सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या, ये महंगा है हाइडल पावर। ये क्या थे बेटा आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको क्या करना है बेटा, 3.8 कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो ये फ्लो चार्ट है, इसको आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट है conventional energy. The reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be executed soon. तो कन्वेंशनल एनर्जी होती है, ये एक रिजर्व मिनरल्स है जो कि लिमिटेड भी है, और जो इनका रेट है ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, तो इनका यूज़ बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। लेकिन जब इनका फॉर्मेशन हुआ था तब इनका रेट बहुत ज़्यादा था, और अब थोड़ा कम इसलिए क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी नीड्स डिमांड सब क्या है, बढ़ रहे हैं। ये फिगर आपको दिख रहा है, इस फिगर में क्या एक वुमन है जो कि फायरवुड कैरिंग कर रही है। ये कहाँ का फिगर है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। तो इसमें हमने पढ़ा है ना कि जो हम इंडिया है वहाँ पर क्या 50% से भी ज़्यादा विलेज ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी किसका यूज़ होता है, फायरवुड का यूज़ होता है, यानी कि फायरवुड एनर्जी का यूज़ होता है। कोल, दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It is used as a domestic fuel in industries such as iron ore and steel, steam engines, and to generate electricity. Electricity from coal is called thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as buried sunshine. नेक्स्ट हमारे पास कोल है, तो कोल के एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट फॉसिल्स फ्यूल्स है, और इसका यूज़ हम डोमेस्टिक फ्यूल में भी करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया आयरन और स्टील की। हम क्या कहते हैं, स्टीम इंजन, आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है उसमें कोल्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, स्टीम इंजन्स का काम भी कोल करता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मा पावर कहते हैं। तो जो कोल होता है जिसमें कि हम डे टू डे इसका यूज़ कर रहे हैं, मिलियन ईयर्स एगो से हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे इसका यूज़ करते आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे जियान फॉर्म स्वैम्स होते हैं जो कि बरीड किए जाते हैं अर्थ के लेयर्स में, जिसके थ्रू हमें कोल मिलता है। और जो ये कोल होते हैं रिफर किया जाता है बरीड सनसाइन में। The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa, and France. The coal producing area of India are Raniganj, Zaria, Dhanbad एंड बोकारो इन द झारखंड। तो लीडिंग कोल का जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड है, वो कहाँ का है, चाइना में है, यूएसए में, जर्मनी, रशिया एंड साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस में है। और इंडिया में कौन कौन से एरिया में है, रानीगंज में है, झारिया में है, दानबद में है, और बोकारो में है, जो कि कहाँ है, झारखंड में है। पेट्रोलियम, the petrol that keeps us your car running as well as that oil that keep your cycle from skiing both began as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layers of rocks and is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to the refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants. Petroleum and its derivatives are found in black coal as they are very valuable. The cheap petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are Digboy in Assam, Bombay, High
in Mumbai's the deltas of Krishna and Godavari rivers. तो नेक्स्ट है हमारे पास पेट्रोलियम। तो जो पेट्रोलियम से होता है, पेट्रोलियम होता क्या है, यानी कि पेट्रोल में पेट्रोल है जिसके थ्रू हमारी कार रनिंग होती है, जो कि ऑयल को हमारे साइकिल में भरता है, जिसके थ्रू वो क्या होती है, स्विंग होती है। और ये क्या होता है, थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको हम पेट्रोलियम भी कहते हैं। और ये पाया जाता है रॉक्स के लेयर के बीच में, जहाँ पर हम ड्रिल करते हैं वहाँ पर से हमें ऑयल मिलता है ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज़ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ऑयल होता है उसको हम रिफाइनरीज का काम करते हैं, और जो इसमें जो क्रूड ऑयल होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया और लुब्रिकेंट्स हो गया। तो जो पेट्रोलियम है ये डेरिवेट्स है ब्लैक गोल्ड से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। और ये चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री और आयरन, इराक एंड सऊदी अरेबिया एंड कतार। तो जहाँ सबसे कम प्रोड्यूस होता है पेट्रोल का वो कहाँ है, ईरान में, इराक में, सऊदी अरेबिया और कतार में है। तो जो मेजर प्रोड्यूसर है जहाँ पर ज़्यादा होता है वो यूएसए है, रशिया है, वेनेजुएला और अल्जीरिया में है। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया में कौन कौन से ऐसे प्लेस है जहाँ पर ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस होता है, वो है डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो इंडिया के ये प्लेस है जहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर है वर्ड ऑरिजिन। द वर्ड पेट्रोलियम इज derived from Latin words petra meaning rocks, oleum meaning oil, so petroleum means rock oil। तो जो वर्ड पेट्रोलियम है ये एक लैटिन वर्ड्स है जो कि ड्राइव किया गया है पेट्रा, जिसका मीनिंग होता है पेट्रा, और पेट्रा का मीनिंग्स होता है रॉक, ऑलियम, और इसी के थ्रू हम इसको क्या कहते हैं, ऑयल कहते हैं, और जिसका नाम इसीलिए पेट्रोलियम, हमें पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, रॉक ऑयल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज natural gas. Natural gas is found with petroleum deposits and is released when the crude oil is brought to the surface. It can be used as a domestic industrial fuel. Russia, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of natural gas. तो नेक्स्ट हमारे पास नेचुरल गैस है। तो जो नेचुरल गैस है जिसमें कि पेट्रोल भी आता है जो कि डिपॉजिट होता है और रिलीज होता है क्रूड ऑयल में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बाउट करते हैं, और इसका यूज़ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल्स में भी होते हैं, जैसे कि रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड। ये एक मेजर नेम है जहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूसर ज़्यादा होता है किस चीज़ का, नेचुरल गैस का। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव अ नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। तो इंडिया में जैसे कि जैसलमेर हो गया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हो गया, त्रिपुरा हो गया, और कुछ सम एरियाज हैं ऑफ शोर में, ये कि एक नेचुरल गैस रिसोर्सेस हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो कंट्री होती है यहाँ पर क्या होता है, सफिशिएंट नेचुरल अमाउंट में नेचुरल गैस रिजर्व होती है उनके पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG इज पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन देन द पेट्रोलियम एंड डीजल। तो यहाँ पर है CNG एक ऐसी गैस है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी एक फुल फॉर्म है, और ये क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करती है, और ये ऑटोमोबाइल्स का फ्यूल हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो पेट्रोलियम और जो डीजल होते हैं क्या कहते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं कंपैरिजन टू CNG, लेकिन जो CNG है ये हमारे जो एनवायरनमेंट को लेस पॉल्यूटेड करती है, ये इको फ्रेंडली है। The sharp increase in our consumption of the fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. The toxic pollutants released from burning these fuels are also cause for concern. Unchecked burning of fossil fuels is like an unchecked dripping that will eventually run dry. This has led to tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternative to fossil fuels. तो यहाँ पर क्या है कि ये क्या करती है, इंक्रीज करती है कंजप्शन हमें करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे कंजप्शन करना है तो इसके लिए डिप्लेशन किया जाता है अलार्मिंग रेट में। जो इसके टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये क्या होता है, रिलीज होते हैं जब इसको हम जलाते हैं फ्यूल्स को, और ये क्या करते हैं, कॉस्ट करते हैं। अगर हम इसको अनचेक नहीं करेंगे, अब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जैसे कि हम ड्रिपिंग में अनचेक करते हैं, जो टैप होता है इवेंचुअली रन ड्राई है, वो क्या हो जाता है, टैप से नहीं कुछ भी नहीं निकलता, वो ड्राई यानी कि सूखा वहाँ पर पड़ जाता है। ये क्या लैड करता है, टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लैड करता है, जो कि हमारे अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल्स को क्या करता है, क्लीनर करने का काम करता है। नेक्स्ट वन है हाइडल पावर।
Rainwater or river water stored in a dam is made of to fall from heights. The falling water flows through the pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged after the generation of electricity is used for irrigation. 1/4 of the world's electricity is produced by the hydropower. The leading producer of hydropower in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some important hydropower stations in India are Bhakra Nagar, Gandhi Sagar, Nagarjun Sagar and Damodar Valley projects. तो नेक्स्ट हमारे पास हाइडल पावर है। तो जो हाइडल पावर क्या होता है, जो रेन वाटर होता है, रिवर वाटर होता है, उसको डैम्स में स्टोर किया जाता है। तो जब डैम में ये स्टोर किया जाता है हाइट से, तो यहाँ पर जो वाटर फ्लोज होता है पाइप के थ्रू, वो डैम में क्या होता है, टरबाइन के थ्रू उसको जो ब्लेड्स होती है में बॉटम में उसको रोका जाता है। और इससे क्या होता है, जब ब्लेड्स मूव करती है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो जब वाटर, रेन वाटर और रिवर को जब हम स्टोर करते हैं डैम में और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करता है, वाटर डिस्चार्ज होता है आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जिसका यूज़ हम इरिगेशन के लिए भी करते हैं। और जो वर्ल्ड की 1/4 ऑफ जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटीज़ है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, हाइडल पावर के थ्रू प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटीज़, जहाँ पर लीडिंग एरियाज़ हैं, वो है आपका पारग्वे, नॉर्वे एंड ब्राज़ील एंड चाइना। कुछ हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में भी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि भाखरा नागल, गांधी सागर, नागा अर्जुन एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स में भी कुछ क्या कह रहे हैं, डैम्स बनाए गए हैं जिनके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये दिख रहा है, यहाँ पर वाटर रिजर्व है, यहाँ पर जनरेटर है, ये कि आपकी टरबाइन है। और डैम तो आपने देखा है, तो जैसे कि मनीरी में भी एक डैम है, वहाँ पर भी हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होता है। आप देख सकते हो कि उत्तरकाशी में कहाँ पर है, कॉन्टिनेंटल है, ज्ञानसू में पुलिस लाइन के उधर भी क्या है, डैम बना हुआ है। तो पहले वहाँ से नदियाँ क्या होती, नदी फ्लो होती थी, लेकिन वहाँ पर क्या पानी स्टोर किया गया है, उसको वहाँ पर क्या डैम वहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। इट इज एस्टिमेटेड दैट if the present rate of consumption is continued, the reserve of these fuels will be executed. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी क्या है कि जिस हिसाब से हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ डे बाय डे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो क्या होगा, शॉर्टेज हो जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट डेट में हमारा जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन का जो कंटिन्यूसली तरह से इसका यूज़ चलता जाएगा, तो जो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये फॉसिल फ्यूल्स एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। और ये क्या करता है कि हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का भी काम करता है। तो इसलिए अब हमें ज़रूरत है कि हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स को यूज़ करें, जैसे कि कौन है, सोलर एनर्जी हो गई, एनर्जी टाइडल एनर्जी हो गई, इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by use as day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of these cells are joined into the solar panels to generate. तो जो सोलर एनर्जी होती है, इसमें क्या होता है कि जो सन्स की जो हीट होती है और जो लाइट एनर्जी होती है, ये फेल्ट होती है हर दिन। तो सोलर एनर्जी में आपको पता है ना कि क्या होता है कि जब सन निकलता है पर डे, तो जो सन की जो एनर्जी होती है, जो लाइट होती है, ये क्या होती है, पर डे क्या होती है, फेल्ट होती है। और जो सोलर एनर्जी होती है, ये क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती है सन के थ्रू, जिसका यूज़ हम सोलर सेल्स में करते हैं और जिसके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं जो ज्वाइन किए जाते हैं सोलर पैनल्स में और जनरेट किए जाते हैं पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस। तो जनरेट किए जाते हैं किस पर्पस के लिए, हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स द लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद abundant sunshine. Solar energy is also used in a solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for communicating, lighting and traffic signals. तो जो ये पावर है किस चीज़ की, सोलर एनर्जी की, तो सोलर टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ हम करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, सनशाइन भी होती है, सोलर एनर्जी होती है। इसका यूज़ सोलर हीटर के लिए भी किया जाता है, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल के लिए भी यूज़ किया जाता है।
आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लेट्स होती है, सोलर पैनल्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके जो गली स्ट्रीट्स वगैरह होती है वहाँ पर सोलर लाइट लगाई जाती है। तो वहाँ पर जो सोलर प्लेट्स होती है उसमें क्या होती है कि जो सन की जो वो होती है, सनलाइट होती है, वो क्या करता है उसको ट्रैप करता है। सन की एनर्जी उस पर पड़ती है, वो क्या करता है स्टोर करता है, सनलाइट स्टोर करता है। रात को क्या होता है ऑटोमेटिकली क्या होती है ऑन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द विंड एनर्जी। विंड इज द inexhaustible source of energy. Windmills have been used for grinding grain and lifting water since time immemorial. In modern time, windmills, the high-speed winds rotate the windmill, which is connected to a generator to produce electricity. Wind farms having cluster of such windmills are located in a coastal region and in a mountain passes where are strong and steady. तो नेक्स्ट है विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और विंड मिल्स का यूज हम करते आए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ग्राइंडिंग ग्रेन भी करते हैं और लिफ्टिंग वाटर भी ये छोड़ने का काम करता है। ये क्या इमेमोरियल है। और मॉडर्न टाइम में जो विंड मिल्स है, इसकी जो हाई स्पीड विंड्स होती है वो क्या करती है कि विंड मिल को रोटेट करने का काम करती है, जो कि कनेक्टेड होती है जनरेटर से और जिसके थ्रू क्या प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और जो विंड फार्म्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स होते हैं विंड मिल्स के, जो कि लोकेटेड होते हैं कोस्टल एरियाज़ में और कुछ माउंटेन एरियाज़ में भी होते हैं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेडी विंड्स चलती है, जिसके थ्रू विंड मिल्स क्या हो जाती है रोटेट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको याद होगा तो आप लोगों ने अपने साइंस एग्जीबिशन में भी जो हुई थी तो उसमें आपने विंड मिल का क्या बनाया था प्रोजेक्ट आपने बनाया था, वर्किंग मॉडल आपने उसमें बनाया था। तो क्या हो रहा था जब वो विंड मिल हवा के थ्रू क्या हो रही थी मूव कर रही थी, तो मोटर से आपने उसको कनेक्ट किया था। तो मोटर के थ्रू क्या हो रहा था कि हाउस के अंदर हमने एक बल्ब ऐड किया था, तो बल्ब वो क्या हो रहा था ग्लो कर रहा था। जैसी विंड मिल रोटेट हो रही थी तो मोटर के थ्रू कनेक्टेड थे जो वायर्स वगैरह, उसके थ्रू क्या हो रहे थे वहाँ पर क्या हो रहा था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। विंड एनर्जी से क्या होता है जब विंड चलती है हाई स्पीड में तो विंड मिल्स क्या होता है रोटेट होते हैं, और जो विंड मिल्स होते हैं वो जनरेटर से क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Winds flow. Wind farms are found in Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. तो जैसे कि ये विंड फार्म्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है नीदरलैंड्स में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए और स्पेन में, जो कि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज एन ऑप्शन फॉर्म एनर्जी स्टोर इन द न्यूक्लियाई of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. These fuels undergo nuclear fissions in the nuclear reactors and emit a power. The greatest producer of nuclear power are USA and Europe. In India, Rajasthan and Jharkhand have a large deposit of uranium. Thorium is found in the large quantity in the monozoic sands of Kerala. The nuclear power station in India are located in Kalpakkam in Tamil Nadu, Tarapur in Maharashtra, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कागिया इन कर्नाटका। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन की जाती है एनर्जी स्टोर से, न्यूक्लियाई एनर्जी स्टोर से, जिसमें कि एटम्स होते हैं वो नेचुरली अकर करते हैं रेडियो एक्टिव और एलिमेंट्स को, जैसे कि कौन सा होता है यूरेनियम्स होते हैं, थोरियम्स होते हैं। जो ये फ्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं फिजन्स करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और ये एमिट करते हैं पावर्स को। तो जो न्यूक्लियर पावर्स जो ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर पावर की जो प्रोड्यूसर हैं वो कहाँ पर है यूएसए में है, यूरोप में, और इंडिया में कहाँ पर है राजस्थान और झारखंड में, जहाँ पर की होता है बहुत ज़्यादा यूरेनियम डिपॉजिट होता है। और जो थोरियम्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका मोनोजाइट सैंड्स में जो कि केरला में है। और जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के वो कुछ कहाँ पर है कालापक्कम जो कि तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर नियर किधर है कोटा के नज़दीक है जो कि राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कागिया कर्नाटका में है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot spring. This heat energy can be used to generate power. तो जियोथर्मल एनर्जी जो होती है ये ऑप्शन की जाती है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होता है कि जो हीट होती है हीट एनर्जी को ऑप्टेन किया जाता है अर्थ से, तो उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इसमें जो टेम्परेचर होता है इंटीरियर अर्थ का वो राइज अप होता है और बहुत ज़्यादा डीपली जाता है। कभी कभी तो जो एनर्जी होती है जो हीट होती है
वो क्या होती है, अपने आप ही क्या करती है, स्प्रिंग जो हॉट्स होता है उसको प्रोड्यूस करती है और इस हीट एनर्जी का हम यूज़ करते हैं जनरेट पावर के लिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यहाँ पर फिगर जैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, हीट फ्रॉम फिजन्स हो रहा है, ये हॉट वाटर्स है, ये इसके थ्रू यहाँ पर स्टीम्स हो रहे हैं, टरबाइन के थ्रू मूव होगा। जब ये टरबाइन मूव होगी तो ये क्या करेगा, ये जनरेटर है, इसके थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या किस चीज़ का फिगर, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का फिगर है। Next, geothermal energy in the form of hot springs has been used for cooking, heating and bathing for several years. USA has the world's largest geothermal power plants, followed by New Zealand, Iceland, pipelines and the Central America. In India, geothermal plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. तो जियोथर्मल एनर्जी ये क्या है, ये हॉट स्प्रिंग है जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो हम क्या कर सकते हैं, कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग कर सकते हैं, जिसका यूज़ हम बहुत समय से करते आए हैं। जो यूएसए है ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स है जिसको फॉलो करते आया है हमेशा। न्यूजीलैंड भी उसे फॉलो करता है, आइसलैंड, फिलीपाइंस और सेंट्रल अमेरिका। और इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में, प्यूगा जो कि लद्दाख में है। ये फिगर है जियोथर्मल एनर्जी का। तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल क्रैक है, यहाँ से स्ट्रीम्स हो रहा है, वेल के थ्रू इधर पे जा रहा है, वेल के थ्रू जा रहा है, यहाँ पर वाटर भी इसके साथ, ये वेल वाटर दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहा है। फिर ये टरबाइन क्या करेगी, इसको मूव करेगी, वाटर को जनरेट करेगी, तो इससे क्या हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिगर आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जो एनर्जी टाइड्स के थ्रू जनरेट होती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी हैरेंस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो। तो जो टाइडल एनर्जी है क्या जनरेट की जाती है, हैरेंस्ड की जाती है बिल्डिंग डैम्स और नैरो जोन के थ्रू। Openings of the sea during the high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and Gulf of Kachak in the India have huge tidal mill farms. तो क्या होता है कि जब हाई टाइड एनर्जी टाइड्स का यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब हाई टाइड्स आती है तो टर्बाइन क्या होती है, टर्न की जाती है, डैम प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे कि रशिया, फ्रांस और गल्फ जो कि कच्छ में है, इंडिया में, यहाँ पर क्या होता है, ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स हैं। Next one is biogas. Organic waste such as dead plant and animal material, animal dung and kitchen waste can be converted into the gaseous fuel called biogas. The organic waste is decomposed by the bacteria in biogas digester to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel for the cooking and lighting and produce huge amount of organic manure each year. तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैसे कि प्लांट्स का होता है, डेड प्लांट्स का और एनिमल्स का होता है, और कुछ हमारे किचन वेस्ट भी होता है जिसको हम कन्वर्टेड कर देते हैं गैसेस में, उसको हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होता है, डिजर होता है, जिसको हम बना देते हैं, बायोगैस के एमिट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो बायोगैस है बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सीलेंट फ्यूल है जिसके थ्रू हम कुकिंग करने का काम करते हैं, लाइटनिंग का काम करते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मैन्यूर को एवरी ईयर। तो जो एनर्जी इज everywhere, but we can see that harnessing this energy is both difficult as well as costly. तो जो एनर्जी होती है सारी जगह होती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट के साथ साथ कॉस्टली भी है। Each one of us make a difference by not wasting energy. Energy is saved in the energy generated. Act now and make brighter energy future. तो जो एनर्जी है ये सारी जगह होती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसका वेस्टिंग एनर्जी में इसका यूज़ नहीं कर सकते। हमें इस एनर्जी का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें इस एनर्जी को सेव करना चाहिए ताकि हम इसको ईजी जनरेट कर सकें, ब्राइट फ्यूचर में हम क्या कर सकें, इसका एनर्जी का यूज़ कर सकें। सो माय डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज फिनिश। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस चैप्टर वी रिसाइट अबाउट द मिनरल्स, non-ferrous and ferrous, and the conventional and non-conventional resources, and how to use the resources in limited way. If we use the unlimited way resources, in the future we can't benefit these resources. So it's my request, whenever you're out from your home, so please check your switches off and don't waste the electricity, don't waste the water, because it's our resources and we use our resources as in a limited form. Thank you.